फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पूरी लूसेंट को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और पूरे सिर्फ लूसेंट को नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ जितनी भी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे वो अन्य किताबें हों, उनसे भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको टॉपिक वाइज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। जिस तरीके से हमने परीक्षा वाणी को पूरा नोट के अकॉर्डिंग कवर करा, पूरे टॉपिक वाइज कवर करा, उसी प्रकार अब हम जीके को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पूरा जो हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, सारी बातों को यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वमान्य तिथि की। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या मानी जाती है? ये मानी जाती है। तिथि का निर्धारण कैसे किया गया है? तो देखिए, जो तिथि निर्धारित की जाती है ऐसी चीज़ों की, प्राचीन चीज़ों की, तो कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है उसके द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है और इसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कार्बन 14 के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो आयु है वो बताई गई है। ठीक है, इस पद्धति की खोज किसने करी थी? तो आपको खोज का भी याद रखना है, वी.एफ. लिवी ने इसकी खोज करी थी 1946 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, यानी कि इसका आकार कैसा था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका आकार त्रिभुजाकार था, यानी कि ट्रायंगल के आकार में इसका पूरा विस्तार था, पूरे उसमें ये फैली हुई थी। और अगर आपको इसका क्षेत्रफल कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल था। ठीक है, चलिए सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने यहाँ पे कवर करे हैं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि यही हमारा जो तरीका है पढ़ने का, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे एग्ज़ाम में। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये किस युग की सभ्यता थी। देखिए, ये आग ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी, ऐसा युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लिपि भी मिली है, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ऐसा युग जिसका हमें लिखित प्रमाण मिले हैं लेकिन पढ़ी नहीं जा सका है उसको, उसी को कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। तो उस काल के अधीन आता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंधु घाटी के अंदर मनुष्य ने तांबा और जो टिन होता है उसको मिलाकर कांसे का निर्माण कर लिया था। ठीक है, तो कांसे की खोज कहाँ हो चुकी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज हो चुकी थी, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासियों की बात करें तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जो लोग थे वो यहाँ के मुख्य निवासी थे। ठीक है, अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में नाम क्या है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था मेसोपोटामिया की सभ्यता से, क्योंकि ये उसके समकालीन थी। और आपको पता है मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि वर्तमान ईरान, तो ईरान के अभिलेखों में या मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मेलुहा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिंधु सभ्यता से। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ से आप पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में और ज़्यादा डिटेल में कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी। देखिए, सिंधु सभ्यता, नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ज़्यादातर ये स्थल पाए गए थे। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर पाए गए। दूसरी चीज़, इसका एक अन्य नाम भी है हड़प्पा। हड़प्पा नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहला नगर जो खोजा गया था, सबसे पहला नगर वो हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हड़प्पा की खोज किसने करी। ठीक है, जो हड़प्पा नगर है उसकी खोज तो ये करी थी दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है कि हड़प्पा की खोज किसने करी और कब करी। ठीक है, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। आपको जिला याद नहीं रखना है, जिला आप याद रख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, पाकिस्तान में है। और नदी आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हड़प्पा है, सिंधु घाटी जो ये सभ्यता का सबसे पहला नगर है हड़प्पा, ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है, ये रावी नदी के तट पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको तो 100% याद रखना है। ठीक है,
चलिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? देखिए, खोज तो दयाराम साहनी ने करी, लेकिन इसका उल्लेख सबसे पहले किया था चार्ल्स मेसन ने 1826 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किसने करी? देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा हड़प्पा की खोज हुई कब? 1921 में। आगे हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। जब ये दोनों प्राचीन नगरों की खोज हो गई, पूरे नगर मिल गए खुदाई में, तो उसके बाद जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में प्रॉपर या औपचारिक रूप से घोषणा करी कि हमें ये दो प्राचीन नगर यहाँ से मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की इन्होंने खोज करी। तो अब यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनता है। अगर आपको प्रश्न बने कि खुदाई जो वहाँ पर हुई वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ठीक है, हड़प्पा के अंदर। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि उस समय जो महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, वो कौन थे, तो जॉन मार्शल उस समय महानिदेशक थे। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी, सिर्फ ऐसा पूछेगा तो आप जॉन मार्शल टिक करें, और अगर पर्टिकुलर नाम पूछेगा कि हड़प्पा की खोज किसने करी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, तो फिर आप राखलदास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी पर टिक करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा एक पॉइंट है यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब यहाँ से हड़प्पा की जो सीमाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हड़प्पा का समाज देखेंगे और फिर हड़प्पा के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हड़प्पा की अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता का, तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आप इसको ऐसे में बना सकते हैं याद करने के लिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो सबसे ईस्ट में कौन है? ये है आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें वेस्ट में, तो सबसे वेस्ट में है सुत का गेंडौर, जो कि बलूचिस्तान में है और दाश्क नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, उत्तर की बात करें तो उत्तर में आता है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है, और दक्षिण में है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये चारों जगह आपको याद रखनी है। चारों की जगहों के अलावा इनकी नदियाँ भी आपको याद रखनी है कि कौन किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और हड़प्पा के बारे में यहाँ पे इनके समाज को देखते हैं और फिर नगरों के ऊपर चलेंगे, कहाँ से हमें कौन सी चीज़ मिली है और कौन सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आती है वैदिक सभ्यता। आपको पता है वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी? ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इनके जो मकान बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, इनका जो शहरी प्रबंधन था वो इनकी काफ़ी अच्छी विशेषता थी। ये आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपको पूछेगा सभ्यता किस प्रकार की थी, तो आपको ऑप्शन दे देगा ग्रामीण थी या शहरी थी, तो ये शहरी लोग थे। शहरी नहीं देगा तो नगरीय लोग दे देगा। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। एक पॉइंट है समाज, इनका समाज कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक इसलिए माना गया इसको क्योंकि यहाँ से जो महिलाएं हैं उनकी मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। ठीक है, कांसे की नृत्य करती हुई एक मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से, तो वो भी महिला की है। तो उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर आपको पूछा जाएगा तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान में है वर्तमान के अंदर। तो अगर प्रश्न बनता है भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर। दोनों क्वेश्चन अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा सिंधु सभ्यता पूछेगा सबसे बड़ा ओवरऑल तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर भारत में पूछेगा तो भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। कहीं पर धौलावीरा को भी सबसे बड़ा नगर माना जाता है भारत में स्थित, लेकिन धौलावीरा भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर है, पहले पे राखीगढ़ी है। ठीक है, और आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये हरियाणा में है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी। चलिए,
अब यहाँ से जगहों साइट जो मिली हैं हमें, जो जगह शहर मिले हैं उनके बारे में पढ़ते हुए चलते हैं, कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसका नाम क्या माना जाता है, इसको सिंध भाषा में बोला जाता है मृतकों का टीला। तो प्रश्न बनता है मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको इनमें से मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, और आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो मृतकों का टीला कहा जाता है। खोज की अगर बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। कहाँ स्थित है, तो आपको जिला याद नहीं रखना, केवल याद रखना है कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी के ये तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मिला क्या क्या है उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। विशाल स्नानागार जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत भी माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, कहाँ से, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तीन मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और इनके चारों ओर 4 जानवरों के यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। कौन कौन चित्र हैं, हाथी है, घोड़ा, चीता और भैंसा। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ यानी कि शिव को मानते थे ये उस समय, तो शिव की जो मूर्ति मिली है वो उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, तो ये आपको याद रखना है। शिव से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, मोहनजोदड़ो से जो मुद्राएं मिली हैं, यहाँ पे जो मोहरें मिली हैं उनमें भी शिव का अंकन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्कृष्ट कला मानी जाती है, ठीक है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति भी मिली है, कहाँ से, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ से एक आदमी की मूर्ति भी मिली है, दाढ़ी वाला आदमी, ठीक है। 5 बेलनाकार मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं वो आयताकार हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं थी मिली तो अलग अलग आकार की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आयताकार मिली हैं, लेकिन बेलनाकार भी मिली है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मोहनजोदड़ो में ही एकमात्र ऐसा नगर था मोहनजोदड़ो जहाँ से प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी कि जो यहाँ के लोग थे उनके अपने घर के अंदर अपना एक कुआं होता था। तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किस नगर में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को राजधानी कहा है किसने, पिग्गट ने ये इनको राजधानी कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नगर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न बनता है सीधा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। देखिए खेत के साक्ष्य तो यहाँ से मिल गए, वो भी जुते हुए। अगर आपको पूछेगा मिट्टी से हल, मिट्टी का जो हल है वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है बनमाली हरियाणा से, ठीक है। तो देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, अगर खेत पूछेगा जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं, और जो मिट्टी का हल मिला है वो बनवाली से मिला है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो देखिए ये राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है, कालीबंगा। खोज की बात करें तो इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और कालीबंगा आपको पता है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। और क्या क्या मिला है यहाँ से उनको देखते हैं। देखिए नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जाता है। एक तो सीधा आपको यही दे देगा कि नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से। दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि किस स्थान से अलंकृत ईंटें मिली हैं, यानी कि ईंटों के ऊपर चित्र वहाँ पे बनाए गए हैं, अलंकृत किया गया है उनको, तो वो भी यही मतलब हुआ। तो कहाँ से मिली हैं ऐसी ईंटें, कालीबंगा से मिली हैं। घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। देखिए घोड़े के अस्थि पंजर मुख्यतः सुरकोटदा से मिले हैं, लेकिन लोथल और यहाँ से कालीबंगा से भी इसके कुछ अवशेष यहाँ मिले हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ से है, सुरकोटदा से। ऊँट की हड्डियाँ भी मिली हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको पूछे किस जगह से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं तो वो कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा राजस्थान में, और आपको पता है ऊँट ज़्यादा उसी तरफ पाए जाते हैं, ठीक है।
कालीबंगा के बारे में कहा जाता है कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जिसका निचला जो क्षेत्र है, देखिए जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो ज़्यादातर नगर दो भागों में विभाजित हैं। एक ऊपरी नगर है और एक निचला नगर है। ऊपरी नगर माना जा सकता है कि उस समय जो बड़े आदमी रहे होंगे, जो शासक वर्ग रहा होगा, वो ऊपरी नगर में रहता था जो किलों से घिरा होता था, और एक होता था निचला नगर जो कि खुला होता था, ठीक है, निचले वाले लोगों के लिए। अब जो ये कालीबंगा है, यहाँ पर ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो तो किले से घिरा है, लेकिन निचला हिस्सा भी किले से घिरा है। ये एकमात्र ये ऐसा नगर है जहाँ पे आम लोग रहते थे, वो भी उसकी भी किलेबंदी की गई थी। कहाँ पे है? वो कालीबंगा में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सभी जितने भी नगर हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो है, चाहे वो हड़प्पा है, वहाँ पर शहर को दो भागों में ही बांटा गया था, एक ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए, एक आम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आम लोगों के लिए किले से घिरा हुआ नहीं होता था, लेकिन कालीबंगा में ये घिरा हुआ है। इसके अलावा अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। अब यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनता है। अग्नि पूजा के तो प्रमाण मिले हैं, आपको प्रश्न बनता है कि इनमें से किस जगह से अग्नि कुंड मिला है। तो अग्नि कुंड भी हमें कालीबंगा से मिला है और इसके अलावा लोथल से भी मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अग्नि कुंड या अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल दोनों से, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले वो कहाँ से मिले? आपको पता है, पहले जब उसकी खुदाई हुई तो मैक्सिमम जो स्थल निकले वो पाकिस्तान की साइड निकले, और आज़ादी के बाद वो सभी स्थान जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, और ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। बंदरगाह कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के? तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जगहें बंदरगाह थी, जिनमें सबसे फेमस था लोथल, ठीक है। तो प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल इनमें सबसे ज़्यादा फेमस था, ठीक है। और इसके अलावा सुतकोटदा भी था, सुत का कैंडोर भी था, बालाकोट, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक बंदरगाह था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमको लोथल याद रखना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है कि मोहरें किस प्रकार की बनी थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहर बनती थी, मोहर होती थी, वो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी, और आकार कैसा होता था? आयताकार होता था। मैंने आपको बताया हर आकार की मिली है, यहाँ पे लगभग बेलनाकार भी मिली है, आयताकार भी मिला है, लेकिन मैक्सिमम आयताकार यहाँ पर मिला है। लिपि की अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी, यानी कि पहले वो ऐसे दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाईं लिखी जाएगी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस तरीके से वो लिपि लिखी जाती थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक। और लेकिन अभी तक इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेखन की उचित प्रणाली विकसित किसने करी थी? देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन कैसा लिखा वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन अगर आपको प्रश्न बन जाए, ये नोट में है कि उचित प्रणाली लिखने की जो सबसे पहले प्रणाली विकसित करी थी, सबसे बेहतर प्रणाली, वो किसने विकसित करी थी? सुमेरिया की सभ्यता ने। आपको पता है, देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, इसके अलावा जो मिस्र की सभ्यता हो गई, वो किसके समकालीन थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। चीन की सभ्यता, ये सब इसके समकालीन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिखने की कला सबसे पहले किस सभ्यता ने विकसित करी? सुमेरिया की सभ्यता ने। अब कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, और यहाँ पे देखिए, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मनके बनाने के जो कारखाने मिले हैं वो चनहुदड़ो और लोथल से मिले हैं, ठीक है। देखिए, दोनों जगह से मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए चनहुदड़ो है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इसी का आंसर दिया जाता है, कहाँ से मिले, और आंसर हम करते हैं चनहुदड़ो से मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मन का क्या होता है? मन का जिस तरीके से मोती होता है, तो मोती में जो छेद करने की जो फैक्ट्री बोल सकते हो, वो कहाँ स्थापित थी? चनहुदड़ो और लोथल में स्थित थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा तराजू भी मिला है। तराजू कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तराजू कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अंदर ये स्थित है। देखिए, तराजू तो मिल गया इसको, लेकिन पेपर में पूछा कैसे जाता है? तराजू को हम पैमाना भी तो बोल सकते हैं, तो पेपर में पूछा जाता है कि पैमाने की खोज कहाँ से हुई है, तो वो भी लोथल से हुई है। आप इसको ऐसे में भी याद रख सकते हो कि आपको पता है लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, और बंदरगाह में सामान आएगा और जाएगा, तो उसको तोलने के काम के लिए यहाँ पे शायद तराजू रखा होगा, ठीक है। चलिए,
अगला है उन्नत जल निकासी प्रणाली कहाँ से मिली है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा से मिली है। यानी कि जो गुड ड्रेनिंग सिस्टम था यहाँ का, यानी कि पानी निकासी के लिए उच्च व्यवस्था या पानी संचय के लिए जो वर्षा का जल आता था उसके संचय के लिए सबसे बेहतरीन व्यवस्था कहाँ से मिली है। जल संरक्षण प्रणाली आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से मिली है, ये धौलावीरा से मिली है। जल निकासी नहीं करना, इसको जल प्रबंधन कर देना या जल संरक्षण कर देना, ठीक है। तो ये कहाँ से मिली है, धौलावीरा से ये मिली है, ठीक है। और इसके अलावा धौलावीरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देता है कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। अभी तक कितने में विभाजित थे, सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे ना, ऊपरी नगर और निचला नगर, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित हुआ था, ठीक है। इन्होंने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इनके जो घर होते थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित होते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ठीक है। इनके जो दरवाजे होते थे घरों के, ये सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, ठीक है, सड़कों की ओर नहीं खुलते थे, ये घर के अंदर की ओर खुलते थे। केवल लोथल ऐसी जगह है जहाँ पर घरों के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, यानी कि बाहर की ओर खुलते थे। तो आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली चीज़ सड़कें होती थी। सड़कें कैसी होती थी, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सीधी सीधी सड़कें होती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी और सीधी सीधी होती थी, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि मोड़ नहीं होते थे, इस प्रकार समकोण पर वो एक दूसरे को काटती थी सड़कें, ठीक है। इस प्रकार से सीधी सीधी सड़कें होती थी, तो ये आपको याद रखना है। और दरवाजे जो इनके होते थे वो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन सिर्फ कहाँ के, लोथल के, बाकी सबके दरवाजे अंदर को खुलते थे, ठीक है। इनके मुख्य व्यवसाय की अगर हम बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, हालांकि कहीं पर व्यापार भी माना गया है, लेकिन अगर हम बात करें लूसेंट की या केरन पब्लिकेशन की तो वहाँ पर लिखा गया है कि जो मुख्य व्यवसाय है इनका वो कृषि था। हालांकि इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके पास बंदरगाह था और इसीलिए ये व्यापार ज़्यादा करते थे उनके साथ, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि पहले खेती करते हों फिर उसी का तो व्यापार करेंगे ये, ठीक है। एक और चीज़, कपास सबसे पहले किसने उगाया था, तो कपास उगाने में भी सबसे पहले कौन थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता ने ही कपास उगाया था। अगर आपको पूछा जाए कपास सबसे पहले किसने उगाया था, सिंधु घाटी सभ्यता ने, ठीक है। इनकी मुख्य फसल की बात करें तो मुख्य फसल थी इनकी जौ और गेहूं, ये इनकी मुख्य फसल थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, कहाँ से, रंगपुर से और लोथल से, इन दोनों जगह से मिले हैं हमें। लोथल के बारे में हमने बात कर दी, गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। अगर हम रंगपुर की बात करें तो ये भी गुजरात में है और ये मादर नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और रंगपुर नाम से ही पता चला इसकी खोज किसने करी है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी 1953 के अंदर, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे। वस्त्रों की बात करें तो इनके वस्त्र सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र इनके होते थे, ठीक है। चलें, अगला है तौल की इकाई। देखिए तौल की इकाई यानी कि जो मापने के लिए, जो मेजरमेंट के लिए ये प्रयोग करते थे, बाट बोलते हैं हम जिसको, बाट, वो 16 के अनुपात में होते थे, यानी कि इनके यहाँ दशमलव प्रणाली भी उस समय प्रचलन में थी। शासन था वणिक वर्ग के हाथ में, ये भी प्रश्न बनता है कि इनके यहाँ शासन किसके हाथ में था, तो वणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा, ठीक है। बर्तनों की बात करें तो लाल मिट्टी के ये बर्तन बनाते थे और फिर उनको काले रंग से ये रंग देते थे। तो प्रश्न आपको याद रखना है, मिट्टी जो बर्तन इनके बनते थे लाल और काले रंग के होते थे, ठीक है। मिट्टी लाल होती थी, कई बार लाल मिट्टी के ही बर्तन या लाल रंग के ही उन पे रहने दिया जाता था, या फिर कई बार उन पे काला रंग कर दिया जाता था, ठीक है। शवों को दफनाया जाता था और गाड़ा भी जाता था, यानी कि दोनों यहाँ पे काम होते थे। शवों को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। दफनाने का कार्य हड़प्पा में होता था, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलाने के लिए कहाँ है, मोहनजोदड़ो, और दफनाने के लिए हड़प्पा। एक और चीज़, युग्म समाधियाँ भी मिली हैं, यानी कि जो बोला जाता है कि एक ही समाधि के अंदर 2-2 लोगों को डाला गया था अंदर, तो वो भी मिले हैं, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधियाँ जिनको बोला जाता है ये हमें मिली हैं लोथल और कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक जगह से कुत्ते को भी दफनाया गया है, कुत्ते का भी कंकाल मिला है। एक जगह है इनकी रोपड़। तो रोपड़ जो स्थल है, जो नगर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पर
मनुष्य के साथ उसका जो कुत्ता होता था उसको भी दफनाया जाने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। युग्म समाधियाँ मिली हैं लोथल और कालीबंगा से। और अगर आपको प्रश्न बने कि इंसान के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है, तो वो मिला है रोपड़ से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रोपड़ कहाँ आता है, तो रोपड़ पंजाब में आता है। ठीक है, चलिए अगला है, धरती को क्या मानते थे? सिंधु घाटी के लोग धरती को क्या मानते थे? तो ये धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, विशेष पूजनीय कौन था इनके लिए? तो कुबड़ वाला सांड इनके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष पूजनीय था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके अलावा कुबड़ वाले सांड को तो ये पूजते ही थे, इसके अलावा बतख को भी ये काफ़ी पवित्र मानते थे। ठीक है, और किस किस पूजा के यहाँ से प्रमाण मिले हैं? देखिए, शिव पूजा के प्रमाण तो मिले ही हैं क्योंकि पशुपति की यहाँ से मूर्ति मिली है। वृक्ष पूजा के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह आपको याद रखना है, ये आर्यों की देन नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, और इससे ये अनुमान लगाया गया कि ये इस चिन्ह से सूर्य उपासना करते थे। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता थे, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगर आपको पूछा जाए कि जो कंघी मिली है या जो इतना भी फैशन का ज़्यादातर सामान मिला है वो मिला है चन्हुदड़ों से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर रह गया था कि जितना भी फैशन से रिलेटेड सामान मिला है वो चन्हुदड़ों से मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण की बात करें, क्योंकि विनाश के बहुत सारे कारण बताए गए हैं कि इनके ऊपर आर्यों ने आक्रमण कर दिया था या इनके यहाँ पे महामारी हो गई, मतलब बहुत सारे कारण इनके यहाँ पर बताए गए हैं। प्राकृतिक आपदा भी आई थी, अलग अलग आक्रमण हुए, बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है विनाश का वो माना जाता है बाढ़। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है कि इनमें से चन्हुदड़ों, जो भी मैंने आपको बताया, चन्हुदड़ों से ही एक ईंट मिली है और उस ईंट के ऊपर ऐसे निशान मिले हैं जिसमें एक बिल्ली का पीछा कर रहा है एक कुत्ता। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो निशान मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो चन्हुदड़ों से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक रथ भी मिला है, तांबे का रथ, ये कहाँ से मिला है? ये दायमाबाद से मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और इससे रिलेटेड हमने सारी बातों को यहाँ पर कवर करा। एक पॉइंट और है जो रह गया है कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोहे की खोज बाद में जाके हुई थी, उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में हुई बाद में, लेकिन सिंधु घाटी के लोग इससे परिचित नहीं थे। ठीक है, तो लोहा यहाँ नहीं मिलता था और तलवार से भी ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर इसको डालें और वीडियो को अपना लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताएं आपको सीरीज़ कैसे लगी, इसको कंटिन्यू करना है, कैसे करना है, कितना करना है, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी हम इस सीरीज़ को, कितने अच्छे से हम इसको कवर कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।